गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए अपन ने पाठ 2 में पढ़ रहे थे सूक्ष्म जीवों से हानियाँ। सूक्ष्म जीवों से हानियाँ, देखिए अपने पाठ का नाम ही था कि सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। मित्र के बारे में हम पढ़ चुके थे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र किस प्रकार से होते हैं, और मैं आपको ये बता भी चुका था कि यदि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभ पहुंचाते हैं तो वो हमारे मित्र होते हैं, और यदि सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानि पहुंचाएं तो हमारे क्या होंगे, वो शत्रु होंगे। और शत्रुओं के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे, और मैं आपके लिए बता चुका था कि सूक्ष्मजीव मानव शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। सूक्ष्मजीव जंतुओं में भी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं, जैसे एंथ्रेक्स रोग है, खुरपका मुंहपका रोग जो होता है, ये रोग जंतुओं में हो जाते हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों में भी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर दिए जाते हैं। आपके साथ पौधों में रोग कैसे उत्पन्न हो जाएं? देखिए पौधों में भी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि गेहूं का रस्ट रोग, गेहूं का रस्ट रोग, भिंडी का पीत सरा मोजेक रोग, भिंडी का पीत सरा रोग, देखिए आपने देखा हो गेहूं की जो बाली होती हैं वो काली पड़ जाती हैं। क्यों पड़ती हैं? सूक्ष्म जीवों के द्वारा पड़ती हैं, जिससे गेहूं का उत्पादन कमजोर हो जाता है। इसी प्रकार से भिंडी का पीत रोग, भिंडियां पीली पड़ जाती हैं, ये भिंडी का पीत रोग होता है। इसी प्रकार से बाजरे में लग जाता है रस्ट रोग, ठीक है ना। नींबू देखे होंगे आपने, नींबुओं के ऊपर फफूंदी सी लग जाती है, अर्थात जगह जगह से गल जाते हैं। ये भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों में रोग उत्पन्न होते हैं। तो पौधों में भी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और उनका कारक कौन होता है? सूक्ष्म जीव होता है, जिससे हमारे लिए हानि होती है। तो इसलिए इस कारण भी सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। एक पॉइंट आता है इसमें, खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तता, देखिए खाद्य विषाक्तता क्या चीज होती है? हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जिन खाद्य पदार्थों को हम खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं, या जिन खाद्य पदार्थों को हम खाते हैं, उन पदार्थों को हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं रखा हुआ, उपयोग नहीं लेते हैं, तो वे खाद्य पदार्थ कुछ समय पश्चात खराब हो जाते हैं, उनसे बुरी गंध आने लग जाती है, अर्थात वो खाने योग्य नहीं रहते हैं। तो इन सब के पीछे मुख्य कारण कौन होता है? तो देखिए इन सब के पीछे जो मुख्य कारण निकल के आता है खाद्य विषाक्तता के पीछे, वो कौन आता है? सूक्ष्म जीव आते हैं। कौन आते हैं? सूक्ष्म जीव आते हैं। हमारे अनेक प्रकार के अचार मुरब्बे जो होते हैं, इन अचार मुरब्बों को हम सुरक्षित बचाने के लिए, ताकि सूक्ष्म जीवों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ये खराब ना हो, इसलिए हम इनको बचाने के लिए तेल का, नमक का उपयोग करते हैं, जिससे ये खराब होने से बच जाएं। जबकि जिन खाद्य पदार्थों को बचाने का लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, किसी परिरक्षक का उपयोग नहीं करते हैं, वो खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे हम सब्जी बनाकर रखते हैं, कुछ घंटे पश्चात सब्जी अपने आप खराब हो जाती है। क्यों होती है? किसका इफेक्ट होता है? सूक्ष्म जीवों का इफेक्ट होता है। और ये जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जब ये खराब हो जाते हैं, खराब होने पर अर्थात जब इनमें गंध आना प्रारंभ हो जाती है, उस समय यदि हम इन खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं खाने में, तो ये खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, उल्टा असर करते हैं, जिससे हैजा है, पेचिश है, उल्टी, दस्त, टाइफाइड जैसी समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाती हैं। अब इन सूक्ष्मजीवों से, इन खाद्य पदार्थों को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं? तो देखिए इन खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए हमें कुछ पदार्थों का उपयोग करते हैं, और वे पदार्थ कहलाते हैं परिरक्षक। क्या कहलाते हैं? परिरक्षक कहलाते हैं। अब बात ये आती है कि परिरक्षक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका उपयोग हम खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए करते हैं, अर्थात सूक्ष्म जीवों के प्रभाव को रोकने के लिए करते हैं, वो कौन कहलाते हैं? परिरक्षक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? परिरक्षक कहलाते हैं। और परिरक्षक के द्वारा अपन जो खाद्य पदार्थों को बचाकर रखते हैं, ये प्रक्रिया परिरक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? परिरक्षण कहलाती है। अब जैसे कि साहब कैसे करें परीक्षण? तो देखिए परिरक्षण के लिए देखिए, जैसे कि पहली बात करें अपन नमक के द्वारा। देखिए अपने जो खाने का नमक होता है, इस खाने के नमक के द्वारा भी अपन खाद्य पदार्थों के परीक्षण का कार्य करते हैं। जैसे कि मांस होता है, मछली है, ठीक है ना, अनेक प्रकार के और अन्य खाद्य अचार वगैरह जो होते हैं, इनको खराब होने से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? नमक का उपयोग करते हैं। तो नमक भी परिरक्षक की श्रेणी में आता है। दूसरी बात आती है चीनी के द्वारा परीक्षण। चीनी के द्वारा परीक्षण का, जैसे जैम है, जेली है, इसके बस है,
या फिर अन्य मावा जो होता है इन पदार्थों को अपन सुरक्षित बचाने के लिए, ताकि ये खराब ना हो, इनको बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? चीनी का उपयोग करते हैं। यहाँ पर चीनी भी एक परिरक्षक के तौर पर कार्य करती है, जिससे खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाते हैं। एक आता है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय क्या होते हैं? देखिए, कुछ पदार्थ जैसे कि सिरका है, एक आता है सोडियम मेटावाई सल्फाइड, बेंजोएट। ये जो पदार्थ होते हैं ये रासायनिक परीक्षक की श्रेणी में आते हैं। जब अपने खाद्य पदार्थों के साथ इन पदार्थों को मिलाकर रखते हैं तो ये पदार्थ हमारे खाद्य पदार्थों को या खाद्य सामग्री को खराब होने से बचाते हैं। तो यहाँ पर ये पदार्थ भी कैसे कार्य करते हैं? परिरक्षक की भांति कार्य करते हैं और परीक्षण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर एक शब्द आता है पाश्चुरीकरण। देखिए, पाश्चुरीकरण क्या होता है? देखिए, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में हम दूध को सुरक्षित रख सकते हैं। दूध को देखिए, दूध जो होता है, यदि हम दूध को पशु से निकालने के पश्चात जो स्थिति में अपन निकालते हैं उसी स्थिति में यदि रखा रहने देते हैं तो कुछ घंटे पश्चात दूध खराब हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है और कोई काम का नहीं रहता है। इसलिए हम दूध को पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा खराब होने से बचा सकते हैं। क्या करते हैं कि दूध को देखिए पहले लगभग 70 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं। दूध को लगभग 60-70 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात जब गर्म हो जाता है तो इसको कुछ समय 15 से 20 मिनट तक ठंडा किया जाता है। पहले इसको गर्म किया अपन ने, गर्म करने के पश्चात फिर इसको एकाएक ठंडा किया और ठंडा करके फिर इसका अपन क्या करते हैं? भंडारण कर देते हैं। और भंडारण करके हम इस दूध को खराब होने से बचा सकते हैं। और ये प्रक्रिया फिर कौन सी कहलाती है? पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। जब हम अपन दूध को गर्म करते हैं 60-70 डिग्री सेल्सियस ताप तक, तो गर्म करने पर जो इस दूध के अंतर्गत सूक्ष्मजीव थे, ये सूक्ष्मजीव का प्रभाव जो होता है, उनकी क्रिया जो होती है वो नष्ट हो जाती है। सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, वो क्रिया नहीं कर पाते हैं, जिससे दूध खराब होने से बच जाता है। अर्थात सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को हम गर्म करके रोक देते हैं, जिससे दूध सही हो रहता है। और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। बात आती है पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? तो पाश्चुरीकरण की खोज की थी लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने पाश्चुरीकरण की खोज की थी। आजकल दूध जो होता है सामान्यतः बाजारों में डिब्बों में या पैकेटों में बंद होकर बिकने के लिए आता है, पर इस डिब्बे बंद दूध का उपयोग शहरों के लोग या ग्रामीण लोग जो होते हैं पीने के लिए करते हैं। तो ये दूध जो आता है कई दिनों तक खराब नहीं होता है। खराब क्यों नहीं होता है? क्योंकि किस प्रक्रिया के द्वारा डिब्बों में पैक किया जाता है? पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा इस दूध को पैक किया जाता है। दूसरी बात आती है पर्यवेक्षक के रूप में। देखिए, अनेक प्रकार की खाद्य सामग्रियां जो होती हैं आज दुकानों पर हमें पैकेट में मिलती हैं खाने के लिए, जैसे चिप्स हैं, बच्चों के खाने कुरकुरे जो होते हैं, ये अनेक प्रकार की वस्तुएं जो होती हैं पैकेटों में खाने के लिए मिलती हैं। तो ये जो पदार्थ जो हमें खाने के लिए दुकानों से उपलब्ध होते हैं, ये वसायुक्त पदार्थ होते हैं, तेलीय पदार्थ होते हैं। और ये तेलीय वसायुक्त पदार्थ जो होते हैं वो भी एक निश्चित समय के पश्चात खराब हो जाते हैं। लेकिन जिस समय इनको पैक किया जाता है तो पैक किए जाते समय इन वस्तुओं के साथ नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस भी परिरक्षक के तौर पर कार्य करती है और इन तेलीय और वसायुक्त पदार्थों को खराब होने से बचाती है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि चिप्स, नमकीन आदि की पाउचों में पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पर कौन सी गैस आती है? नाइट्रोजन गैस आती है, क्योंकि वहाँ पर इन चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस का प्रवेश कराया जाता है, जिससे वो पदार्थ खराब होने से बच जाते हैं। तो ये बात थी अपनी सूक्ष्मजीवों के लाभ और हानियों की। लास्ट पॉइंट आता है इस पाठ का नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए, पाठ में मैं आपके लिए पहले बता चुका हूं कि हमारे वायुमंडल में अनेक नील हरित शैवाल और पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है।
ये दोनों ही मिलकर के नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ये नीलहर शैवाल जो होते हैं ये भी, और राइजोबियम जीवाणु भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, फसल जो होती है, पेड़ पौधे जो होते हैं, ये पेड़ पौधे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं, और इस नाइट्रोजन का उपयोग करके ये पेड़ पौधे स्वस्थ वृद्धि करते हैं, पेड़ पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। लेकिन समस्या ये होती है कि ये पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। किस रूप में उपयोग करते हैं? नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। अब इनके लिए कोई ऐसा कारक चाहिए होता है जो इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करे? नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का कार्य करे। इसलिए लेग्यूम कुल के जो पादप होते हैं, लेग्यूम कुल मीन्स दाल कुल के पादप, इस कुल के पादपों की जड़ों में मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। इस तरीके से मूल कोटर पाए जाते हैं। इन मूल ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये राइजोबियम नामक जीवाणु इस लेग्यूम कुल के पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। क्या बनाता है? सहजीवी संबंध बनाता है। अब बात आती है सहजीवी संबंध क्या होता है। देखिए, जब कोई दो जीव साथ साथ रह करके अपने आवास, पोषण आदि को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, विभाजित करते हैं, बांटते हैं, तो वह सहजीवी संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध। और इस प्रक्रम को सहजीविता कहा जाता है। दोबारा सुन लें, जब कोई दो जीव साथ साथ रह करके अपने आवास, पोषण आदि को शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो वह सहजीवी संबंध कहलाता है, और इस प्रकार के संबंध को सहजीविता कहा जाता है। तो राइजोबियम जीवाणु और पादप जो होते हैं आपस में सहजीवी संबंध का कार्य करते हैं। इसमें पादप राइजोबियम जीवाणु को रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। इसके बदले में राइजोबियम जीवाणु पादपों को नाइट्रेट प्रदान करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और उसको नाइट्रेट में बदल करके पादप के लिए प्रदान करता है, जिससे पादप स्वस्थ वृद्धि करता है। ये तो अपनी सामान्य बातें हुई। अब बात करते हैं स्थिरीकरण के बारे में। देखिए, कई प्रक्रम होते हैं जिससे नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। नंबर 1 बीजीए, नंबर 2 राइजोबियम जीवाणु, और नंबर 3 जब तेज बिजली कड़कती है तो तेज बिजली के कड़कने पर या तेज बिजली के गर्जन पर भी नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी कंडीशन में ये नाइट्रेट पौधों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। पौधे ग्रहण कर लेते हैं। ये पौधे जो होते हैं जब खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं, तो नष्ट होने पर इनका जो शरीर होता है उस शरीर से ये पोषक जो तत्व होते हैं, नाइट्रेट जो होती है, ये नाइट्रेट पुनः मिट्टी मिल जाती है। किससे मिल जाती है? मिट्टी मिल जाती है। और मिट्टी में मिलने के पश्चात ये पोषक तत्व मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और अवशोषित करने के पश्चात मिट्टी से ये पोषक तत्व अर्थात नाइट्रोजन है, नाइट्रेट हैं, ये सारी चीज़ें पुनः पादपों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। कुछ नाइट्रोजन गैस जो होती है वो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, और वायुमंडल से इस नाइट्रोजन गैस को पुनः नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर पादपों के लिए प्रदान की जाती है। इस प्रकार से सर्कल चलता रहता है। और एक बात और बता दूं मैं आपके लिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है, जो कि सबसे अधिक मात्रा है। पेपर में यहाँ से प्रश्न बन जाता है कई बार कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस होती है, जिसकी मात्रा कितनी होती है? 78% होती है। आपका पाठ यहीं पर खत्म होता है। कल की वीडियो में अपन काम कराएंगे इस पाठ का। धन्यवाद।